ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको वेस्ट एशिया और दुनिया भर की खबरें, ऑथेंटिक सही खबरें आप तक पहुंचा रहा है और ग्राउंड जीरो से बहुत इंफॉर्मेशन जानकार लोगों के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच में ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं कि शायद दूसरे मीडिया ने कुछ चीजें बहुत बाद में रिपोर्ट की, हमने काफी पहले की हैं और आप लोग इसको पसंद भी करते हैं। आज हम एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं, जो इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये जो जंग अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी, गाजा की जंग, बल्कि कत्लेआम, तब से अब तक जितनी भी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं फिलिस्तीन के हक में दुनिया भर में, वहां तक सब जगह गए हैं। चाहे वो मॉस्को हो या कराकास वेनेजुला हो या तेहरान हो या बेरूत हो, हर जगह वो पहुंचे हैं। बहुत ही नजदीकी ताल्लुकात हैं बहुत से लोगों से जो इस पूरे मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। उनसे जब हम बात करते हैं और अमेरिका की सियासत पर बहुत अच्छे से नजर रखते हैं, उनसे जब बात करते हैं आप लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास इतने फैक्ट्स होते हैं कि वक्त कम और बातें ज्यादा होती हैं, इंफॉर्मेशन बहुत होती है। आज हम फिरोज मीठी बोरवाला साहब से हम बात करेंगे कि आखिर ये गाजा में अमन कायम करने के नाम पर पीस बोर्ड जो बनाया जा रहा है, वो एक एक अजीब मंडी जैसी कोई चीज नजर आ रही है कि जिस मुल्क को परमानेंट मेंबरशिप चाहिए वो 1 बिलियन यानी $1 अरब दे और परमानेंट मेंबर बने, नहीं तो 3 साल की मेंबरशिप होगी। उसके अलावा ट्रंप के दिलो दिमाग में क्या क्या घूमता रहता है। ग्रीन लैंड के बगैर अमेरिका की सिक्योरिटी मुकम्मल नहीं होती, वो ये कह रहे हैं। और ईरान में क्या कुछ हुआ, जिस तरह से जंग के हालात बने और फिर वो पीछे हट गए ट्रंप, अरब और अमेरिका इजराइल के कहने से, वो भी एक बहुत ही बड़ा अहम चैप्टर है समझने के लिए। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये गाजा जो पीस बोर्ड, ट्रंप पीस बोर्ड है, उसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई कोई अमन के लिए काम होगा? क्या वाकई फिलिस्तीनियों को इससे कोई राहत मिलेगी, या फिर एक कोई नई एस्टेट बिजनेस की मंडी शुरू हो रही है? क्या कुछ है, क्या नजर आ रहा है आपको? द गाजा पीस बोर्ड बेसिकली कोई पीस बोर्ड है नहीं, वो ऑक्यूपेशन का नया स्वरूप है। ट्रम्प का कोई अधिकार बनता ही नहीं कि उसके अध्यक्ष भी वो बने। गाजा मेरा ही है, वैसे वो नेतन्याहू के लिए वो बोल रहे हैं सब बातें, क्योंकि ट्रम्प जो भी अभी ऑपरेट कर रहा है वो नेतन्याहू के आदेशों पे ही, उसके ऑर्डर पे ही कर रहा है। तो पहले तो हम लोग बात समझ ले। तो जो बात नेतन्याहू डायरेक्टली बोलेगा कि गाजा मेरा है तो दुनिया में प्रॉब्लम होगा, तो ट्रम्प बोला भाई ये मेरा ही है। ओके। और फिर उसने जिन जिन लोग को लिया है, विटकॉफ है, जैरेड कुशनर है, ब्लेयर है, जो सबसे मतलब भयंकर जो बात है, टोनी ब्लेयर का वापस इस स्तर पे आना, जो जिसने इराक की बर्बादी के लिए पूरा अरब और मुस्लिम वर्ल्ड में उसके खिलाफ और पूरे दुनिया में वो एक बदनाम आदमी है। तुम ब्लेयर को क्यों ले रहे हो भाई इस पूरे बोर्ड में? ओके। और उसके साथ कुछ 60 कंट्रीज को इसने इनवाइट किया है। अभी कोई रोल क्लियर नहीं है कि इनको करना क्या है। जो आर्मीज को बुलाने की बात है, जो स्टेबलाइजेशन फोर्स, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसका मैंडेट क्या है किसी को पता नहीं है। यहाँ 56% गाजा अभी इनके हाथों में चला गया है, जो नेतन्याहू क्लेम कर रहा है। वहां दीवारें बन रही है और जो उनका एक तरीका होता है, और उसके साथ रोज फायरिंग चल रही है, रोज लोगों को मारा जा रहा है। तो वो रोज 5 से 10 लोग वैसे भी शहीद हो रहे हैं। स्कूलों पर भी बॉम्बिंग हुई है। तो ये तो सीज फायर था ही नहीं, जहाँ रोज 100 लोग मर रहे, अभी कुछ 5-10 लोग मरे, खाली इतना ही फर्क है। वैसे वो जो स्मोत्रिच है, जो कट्टर यहूदी मिनिस्टर है, उसने बोला कि ये बोर्ड भी नहीं चाहिए, पूरा का पूरा गाजा मारा है, तो ये सबको डिसबैंड करो। तभी देखते हैं कि, और प्रॉब्लम है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का भी कोई रोल नहीं है। जो एज इट इज अमेरिका और इजराइल के दबाव में काम करता है, उसकी भी औकात नहीं छोड़ी लोग ने।
ओके। आज ये पता चला कि पुतिन को भी इनवाइट किया है, रशिया को इनवाइट किया है ये पूरे बोर्ड में, और फुल मेंबरशिप के लिए $1 बिलियन। तो ये क्या ट्रम्प का और एक गोल्फ कोर्स बन रहा है क्या? मारा लागो का कुछ बन रहा है क्या? मजाक बना के रखा है आदमी ने। ओके। मगर इतनी अच्छी बात है कि ग्रीनलैंड के कारण, वेनेजुएला और ईरान के कारण आज ट्रम्प और अमेरिका ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन में जा रहा है। ओके। और उसके साथ ये बात है कि अमेरिका के अंदर दो अभी सेनेट कांग्रेस की तरफ से दो रेजोल्यूशन पास हो गए उनके पार्लियामेंट में कि ना वेनेजुएला पे डायरेक्ट आक्रमण होगा, ना ग्रीनलैंड पे कोई डायरेक्ट आक्रमण होगा। ओके। अगर ट्रम्प सुनता कौन है? ये भी देखता है कि क्योंकि ट्रम्प ने क्लियर कट बोला कि भाई कोई इंटरनेशनल लॉ मेरे लिए लागू नहीं होता, आई गो बाय माय ओन मॉरल वैल्यूज। अभी मॉरल वैल्यूज और ट्रम्प का दोनों का दूर दूर का संबंध नहीं है। बिल्कुल। ओके। क्योंकि ये स्पष्ट है। आज एक और एक आर्टिकल आया है बाय द वेनेजुएलन एम्बेसडर, जो लेबनान में एम्बेसडर है वेनेजुएलन, और काफी मतलब बहुत ही विद्वान आदमी है। उसने कहा कि जो पूरा जेफरी एप्स्टाइन का जो मैटर है ना, जिसमें ट्रम्प फंसा है, इसलिए वो हेडलाइन बदलने के लिए उसने वेनेजुएला पे इस किस्म का आक्रमण किया है। ओके। मगर आज आज भी बता दूं को मादुरो को आज उसने इंटरनेशनल एक लीडर बना दिया है ट्रम्प ने। आज मादुरो एक दुनिया भर का एक नेल्सन मंडेला जैसा फिगर बन चुका है। ओके। और सड़कों पे तो जो मादुरो का ऑपोजिशन है वो तो है ही नहीं, उनके जो विरोधी पार्टी है वो तो है ही नहीं सड़क पे। वो लोग भी बोले जो ट्रम्प ने किया वो गलत किया है। तो मादुरो और उसकी जो सरकार है वो तो और भी जड़ें उसकी मजबूत हुई है वेनेजुएला में। ओके। तो ट्रम्प पीस बोर्ड का कोई स्वरूप नहीं क्या है। ओके। वेनेजुएला में ट्रम्प ने जो कदम उठाए, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला है कि ट्रम्प एक इंटरनेशनल गैंगस्टर करके काम कर रहा है। तो भाई ये इंटरनेशनल गैंगस्टर तो इराक में भी था, ये इंटरनेशनल गैंगस्टर तो अलग अलग देशों में था, जहां आप लोग ने लिबिया, सीरिया, सब जगह इंटरनेशनल गैंगस्टर चला है। तब तो ब्रिटेन ने बराबर से साथ दिया था। आज ये इंटरनेशनल गैंगस्टर ये यूरोप में आ चुका है। ग्रीनलैंड बोला कि वो मेरा है। ओके। और वो बोला कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का कैसे हुआ? 500 साल पहले कुछ बोटें डेनमार्क की चली गई थी, तो ग्रीनलैंड के यहाँ से आपका हुआ? अरे भाई ये तो बोटें यूरोप से अमेरिका आई थी, तब आप लोगों ने वो पूरा देश कब्जा किया था। ओके। तो इतना स्टूपिड किस्म का यूरोपियंस जो बातें कर रहे हैं, और उसी के साथ हम लोग देख रहे हैं कि चीन और रूस और ईरान और ये जो कंट्रीज है उनका राइज हो रहा है। इसमें खाली एक ही बात बोल दूं कि इंडिया के लिए जो बुरी खबर है कि चाबार पोर्ट, जो ईरान ने हमको एक स्ट्रेटेजिक इलाका दे रखा है, पाकिस्तान ने जो ग्वादार पोर्ट चाइना को दिया है, बेसारे ईरान ने हमको चाबार पोर्ट दिया है। तो मनमोहन सिंह के टाइम पे भी गो स्लो था क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस थे। मगर अभी लेटेस्ट खबर यह है कि मोदी तो पूरा का पूरा चाबार पोर्ट से आउट हो गया है। ये चाबार पोर्ट हमको बहुत ही स्ट्रेटेजिक इलाका था, ईरान ने बहुत ही पेशेंटली हमारे साथ डील किया है। वही रास्ता है जो हमको पूरा सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ता है, क्योंकि ईरान ने हमको साउथ से नॉर्थ ईरान का भी पूरा एक ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो भी होने वाला नहीं है। और पूरा सेंट्रल एशिया का जो रूट है जहां से हमको ऑयल, मिनरल वेल पूरा सेंट्रल एशिया का मिलेगा, रशिया के साथ कनेक्शन होगा, वो पूरा का पूरा मोदी ने खो दिया है। और जो लेटेस्ट नेवल एक्सरसाइजेस है ब्रिक्स के, जिसने साउथ अफ्रीका ने इनिशिएट किया, क्योंकि ईरान पे जो आक्रमण की जो कोशिश चल रही है अमेरिका की, इसके काउंटर में ईरान, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया है, इथियोपिया है, यूएई भी है, ये सब कंट्रीज आए हैं। इंडिया का कोई रोल नहीं है, और इंडिया ये साल का ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है। तो आप सोचो कि मोदी कितने दबाव में आ चुका है अमेरिका के। और उसका कारण यह है कि अडानी के जो घोटाले है, जो अरेस्ट वारंट है उसके खिलाफ, और जो दोवल और अमित शाह ने जो पन्नू खालिस्तानी निज्जर को मारने की कोशिश की है कनाडा और अमेरिका में, वो सभी केसेस में हमारे जो टॉप 4-5 लीडर है सबके सब फंसे पड़े हैं, और उससे भारत वीक हुआ है। तो चाबार पोर्ट का खोना तो बहुत ही फिरोज साहब, हम कुछ और चीजों पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी ये बताइए कि ये जो ट्रम्प अपनी विम्स पर, अपनी मर्जी पर, बगैर कोई इंटरनेशनल मीटिंग के सारे फैसले ही अपने आप खुद कर रहा है, इसका कोई इंटरनेशनल कानून का कोई मानी है क्या? यूनाइटेड नेशन को न्यूयॉर्क में रखने का असल मकसद अब काम आ रहा है पूरी तरह से कि अपनी जेब में यूनाइटेड नेशन रखो, हम जो चाहे करें, और कह दे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती है।
तो ये ट्रंप के हाथ में इंटरनेशनल कम्युनिटी नाम का कोई झुंझुना उसके हाथ में है, और वो जो जो चाह रहा है कर रहा है। पूरी दुनिया बिल्कुल खामोश। आखिर ये कब तक चलेगा, क्या होगा? नहीं, देखिए, दो तीन बातें कि दुनिया खामोश नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का इतना ही मतलब है कि वहाँ पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस होते हैं। यूनाइटेड नेशंस के पास कोई आर्मी नाम की चीज नहीं है। हम्म। तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि जो बैलेंस ऑफ पावर है यूनाइटेड नेशंस में, वो एंटी अमेरिका हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल टोटली आइसोलेटेड है। हम्म। इसलिए इजराइल तो बोलता है कि यूनाइटेड नेशन को बर्खास्त करो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक हम्म। है। अभी होना यह चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस को पूरा का पूरा न्यूयॉर्क से शिफ्ट आउट करो, जिनेवा लेके जाओ या चाइना लेके जाओ, या ऐसी कोई न्यूट्रल टेरिटरी में लेके जाओ, मगर अमेरिका से हटा दो। हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां से उसका हटना। हम्म। दूसरी बात कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला हो, ग्रीनलैंड हो, पैलेस्टाइन हो, वो सब अमेरिका और इजराइल के विरोध में जा रहे हैं। हम्म। उससे मुझे उसकी कोई परेशानी नहीं है। हम्म। और क्या कि एक यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी अगर कहीं से आता है तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से आता है। हम्म। वो ट्रम्प के अमेरिका की वीटो के कारण वो होने वाला नहीं है। ओके। तो पॉइंट इज के जो बाकी के पावर्स है उनको मिलिट्री एक्शन कैसे आगे बढ़ाना, जैसे वेनेजुएला को लेकर रशिया और चीन को और भी प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होगा। हमको एग्जैक्टली पता नहीं हुआ क्या हो रहा है। ईरान अपने आप में सक्षम है, ईरान को किसी को मदद की जरूरत नहीं है, मगर रशिया बराबर से ईरान के साथ काम कर रहा है, चाइना भी काम कर रहा है। हम्म। और ईरान बहुत मजबूत है टेक्नोलॉजिकली, मगर आज उसके पास रशियन सुकोई 57 और जो चाइनीज जेट फाइटर है J-10C, जो 4.5 जनरेशन रेंज है, वो सब आ चुके हैं। ओके। तो ईरान को कोई फिजिकल मैन पावर की जरूरत नहीं है। उनके पास हसल शाबी इराक में, उसके पास हिजबुल्लाह है, उसके पास हमास है, हुतियों की पूरी फौज है। ये मिडल ईस्ट में पूरी की पूरी जो ताकत है, अलग अलग जो मिलिशियाज है, आर्मीज है, वो सब ईरान के साथ खड़ा है। और रशिया और चाइना का बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि चाइना 90% तेल ईरान का ले रहा है। ओके। तो और रशिया और ईरान का जो गहरा संबंध है, स्ट्रेटेजिक और ऑयल का संबंध है, वो भी सब दुनिया जानती है। तो इसलिए हम देखेंगे कि ट्रम्प जहां हाथ डाल रहा है, बहुत ही वीक कंट्रीज पे हाथ डाल रहा है। वेनेजुएला का कोई खास मिलिट्री है नहीं, मगर तब भी ट्रम्प की हिम्मत नहीं हो रही कि वेनेजुएला में अपनी आर्मी भेजो। बाहर से ही सब कर रहा है। ठीक है। एक किडनैपिंग ऑपरेशन करना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो उठा के लेके जाते हैं, मगर अपनी सेना वो नहीं उतार पा रहे वेनेजुएला में। आप नोट कीजिए, ईरान के सामने तो वो लोग डर रहे हैं कोई डायरेक्ट एक्शन लेने की। ओके। तो उन्होंने ये पूरी कोशिश की, उनके करेंसी को गिरा दिया। ये ऑपरेशन बहुत ही वेल प्लान था। पहले उनकी करेंसी को गिरा दिया, फिर लोग सड़कों पर आए। वो सड़कों पर आए तो ईरान की सरकार ने वेलकम किया कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। उसी जो लोग सड़क पे आए, वहां मोसाड का इन्फिल्ट्रेशन हुआ, वो तो दुनिया में जाहिर बात है। खुद इजराइल के लीडर ने बोला कि भाई मोसाड तुम्हारे देश में आ चुका है। वो जो मूर्ख बंदा है शाह, उसने बोला कि इसराइल को मैं रिकग्नाइज करूंगा, इसराइल अकॉर्ड्स वगैरह वगैरह, एकदम मूर्खों की तरह बात की। ओके। तो ईरान में टोटली फेल है। और जिस प्रकार से ईरान की जनता पूरे ईरान में उतरी सड़कों पे, तो पूरा का पूरा ईरान ने तो उनको जवाब दे दिया, और पूरी दुनिया आज ईरान के साथ खड़ी है। ओके। और पूरी उसके दुनिया साथ ईरान के साथ खड़ी है, और वहां की जनता सरकार के साथ खड़ी है पूरी तरह से, बहुत एग्जैक्टली मजबूती से। और उनके साइंसदान, उनके फौजी सब तैयार हैं जंग कब हो। अभी ट्रंप ने आयतुल्ला खामेनेई को एक बीमार आदमी और लीडरशिप बदलने का टाइम आ गया है, उसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अगर आयतुल्ला खामेनेई को कुछ भी हो गया तो ये पूरी एक बड़ी जंग होगी। इसको किस तरह से, यानी क्या क्या वाकई अब वो मामला सिर्फ फिलिस्तीन तक महदूद नहीं, बल्कि आयतुल्ला खामेनेई की शख्सियत तक बात आगे बढ़ रही है। ट्रंप और आयतुल्ला खामेनेई के बीच में भी एक तरह से दोनों तरफ से बयान आए हैं बहुत सख्त। इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? जी, आयतुल्ला खामेनेई ने तो जब सैयद हसन नसरल्लाह का असैसिनेशन हुआ, शहादत हुई, हम्म। उसके अगले जुम्मे पे ही सड़क पे आ गए थे वो। हम्म। हम्म। और हजारों लोग थे नमाज के टाइम पे, और उन्होंने तब भी कहा था कि मैं हूं यहाँ खड़ा। ठीक है। हम्म। तो वो तो शहीद होने के लिए तैयार है, और अगर उनको कुछ हुआ तो फिर तो कोई इजराइल बचेगा नहीं। हम्म। और आपको ये खबर है कि इराक से 2 दिन पहले ही अमेरिका का जो बेस था, अल असद बेस, वहां से अमेरिका निकल चुका है। ये बहुत बड़ी जीत है इराक की, कि हम्म। फाइनली अमेरिका, क्योंकि अमेरिका डरा भी है भाई कि जब ये साल में तो बहुत कुछ होना है, और हम्म। अमेरिका का कोई बेस बचेगा नहीं। इसलिए अरब देशों का बहुत प्रेशर है ट्रंप पे कि तुम ईरान पे हमला नहीं करोगे। सऊदी का भी है, यूएई का भी है, सबका है कि भाई ये इलाके में जंग नहीं हो, क्योंकि 17 से 20% तेल हॉर्मुज से निकलता है।
दुनिया भर की इकोनॉमी और ये सब देश और वॉर होगी तो पता नहीं मिसाइल कहाँ कहाँ तक जाने वाले। और एक भी अमेरिका का बेस साउदी, कतर, कुवैत, बहरीन कहीं बचने वाला नहीं है, सबके सब अटैक में आने वाले। ओके, तो अरब देशों का भी अगर जंग हुई तो अमेरिका के सारे जो फौजी अड्डे हैं इस पूरे इलाके में, उनको जरूर निशाना बनाया जाएगा। ईरान की तरफ से बिल्कुल साफ कहा जा रहा है, और इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारे बस की नहीं है ईरान के रिटेलिएशन को बर्दाश्त करना, इसलिए जंग ना करो। मैं एक टाइम्स ऑफ इजराइल का एनालिसिस में पढ़ रहा था, उसमें बाकायदा इस बात को कहा गया है कि जो ताकत ईरान की है उसको हम उसका सामना हम नहीं कर सकते। अब अमेरिका जो है वो, ऐसा लगता है शायद इजराइल को यह महसूस हो रहा है कि अमेरिका अब उतने जोर शोर से शायद साथ ना दे सके इजराइल को बचाने में। तो क्या इजराइल के खात्मे का वो जो कैलेंडर आपने सोचा हुआ है कि 2028 में खत्म होना है, तो क्या वो इशारा खुद नेतन्याहू ने दे दिया क्या? तो टाइम नजदीक आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, और नेतन्याहू की बेवकूफी और उसके घमंड के कारण ये सब हो रहा है। देखिए, ये साल में जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, ट्रम्प के नवंबर में, वह ट्रम्प हारने वाला है। सेनेट और कांग्रेस उनके हाथों से निकलने वाली है। ओके, क्योंकि इतना लो रेटिंग्स है, क्राइम, इन्फ्लेशन, इमिग्रेशन, सब इश्यूज पे आप देख लीजिए। और एप्स्टीन फाइल का मुद्दा इतना बड़ा है कि वो भागने के लिए गलती पे गलती करते जा रहा है। ओके, तो और दूसरी बात है कि इजराइल समझ चुका है कि अमेरिका के बिना ये होगा नहीं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इधर अमेरिका में CIA, मोसाद बड़ा आतंकवादी हमला करवाएगा जिससे ट्रम्प को ग्रीन सिग्नल मिले, भैया अभी मैं जा रहा हूं ईरान पे हमला करने के, उसके बिना वो होगा नहीं। या ट्रम्प का ही असैसिनेशन कर देंगे, क्योंकि ट्रम्प एक लेम डक प्रेसिडेंट बनते जा रहा है। वैसे भी लेम डक हो चुका है, मिड टर्म हारा तो और भी वो खत्म हो गया, और वो मिड टर्म हारा तो उस पर इम्पीचमेंट के मुकदमे चलने वाले, क्योंकि अमेरिका बहुत ही फंसी पड़ी है, चाहे वो वेनेजुला के मामले में हो, खास करके ग्रीनलैंड के मामले में हो। क्योंकि ग्रीनलैंड का मामला है कि यूरोप भी आपसे दूर हो जाएगा। यूरोप और कनाडा ने एक स्पेशल एग्रीमेंट साइन की है, कनाडा और चाइना ने एक स्पेशल एग्रीमेंट साइन की है। कनाडा ने चाइना पे जो गाड़ी के टैरिफ थे वो कम कर दिए, और कनाडा का जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो चाइना खरीद रही है। यूरोपियन यूनियन और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, मर्कोसुर, ब्राजील, यूरुग्वे, पैटागोनिया, ये सब कंट्रीज ने भी एक डील कर ली है, एग्रीमेंट कर ली है, जिसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। तो जितना अमेरिका डॉलर के नाम पे, सैंक्शंस के नाम पे सबको टारगेट करेगा, सब कंट्रीज अपना अपना रीजनल ब्लॉक्स के साथ अपना अपना एग्रीमेंट करे, जिसमें अमेरिका का कोई रोल ही नहीं बन रहा। तो मेरा तो बोलना था, इसलिए जब ट्रम्प जीता मैंने वेलकम किया कि ट्रम्प एक मूर्ख आदमी है, और उसके कारण से अमेरिका दुनिया में आइसोलेशन भी होगा और वो हारेगा भी। ओके, तो द पॉइंट इज कि वही हो रहा है। और आज यूरोप को अपनी गलती और अपना पाप महसूस करना चाहिए कि आपने पूरी ताकत लगा दी यूक्रेन में रशिया को हराने के लिए, जहां से सबसे तेल और गैस आपको चीप कर रहा था, खास करके जर्मनी, फ्रांस, ये सभी देशों को, जिससे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ रहा था। आज आप अमेरिका का तेल खरीद रहे हो जो बहुत महंगा है, पूरा यूरोप डिस्टेबलाइज हो चुका है। सबसे अच्छा था अगर रशिया और यूरोप डील करे यूक्रेन को लेकर और अमेरिका को बाहर रखे। ठीक है, आज ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि यूरोप के पास हथियार नहीं, उनको अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका के हथियार देने पड़ेंगे, इतने मूर्ख ये लोग हैं। ओके, और यूक्रेन के मामले में रशिया ने कभी ये नहीं रोका यूक्रेन को कि तुम दोनों ब्लॉक्स के साथ तुम्हारा एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट करो। यानुकोविच पे प्रेशर आया कि तुम रशिया के साथ पूरा का पूरा आर्थिक तुम्हारा रिश्ता ही तोड़ो, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक ही किस्म के लोग हैं, यूक्रेन के लोग एक ही किस्म के लोग हैं, चाहे वो यूक्रेनियन एथनिक हो या रशियन एथनिक हो। जो एक तिहाई तो रशियन जनता है, और उनका टारगेट था कि रशिया 15 करोड़ का देश है, $73 ट्रिलियन, अभी तो $90 ट्रिलियन का, क्योंकि पूरा डॉनबास रीजन उनके हाथ में आ गया है। $90 ट्रिलियन, सबसे दुनिया का अमीर देश। यूरोप का टारगेट था इसको तोड़ो, जूइश लॉबी का था इसको तोड़ो, ताकि ये छोटे छोटे देश बने और उनकी पूरी रिसोर्सेज अपने हाथ में आए। इसलिए आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड के पूरे मुद्दे में रोनाल्ड लाउडर करके एक जूइश ओलिगार्क है, वो ट्रम्प को आगे वहां बढ़ा रहा है। वेनेजुएला में पॉल सिंगर है, जूइश ओलिगार्क है, वो उनको आगे बढ़ा रहा है। ये पूरी और नेतन्याहू तो ईरान के पीछे पता नहीं 3000 साल से पड़ा कि इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ओके, तब से ये पड़ा है। ओके, तो पूरी जूइश लॉबी ही पूरी ट्रम्प को लीड कर रही है, उनके मेन एडवाइजर ही वो है। पूरी जूइश लॉबी ही ट्रम्प को चला रहे हैं। और ट्रम्प जो है
हर मिनट फैसले बदलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ बस वही आखिरी हर्फ है। बहुत ही दिलचस्प बात थी, अभी 3 दिन पहले एक दिन खबर आती है कि इसराइल और अरब मुल्कों ने ट्रंप को कहा कि ईरान पर हमला मत करो, और अगले दिन जब वो ऐलान करता है, उससे पूछा जाता है कि ये आपने उनके कहने पर किया, तो उसने कहा नहीं, मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ये तो मेरा अपना फैसला था। यानी लोगों की मेमोरी इतनी कम, शायद वो समझ रहा है कि अपनी हर दिन की गलती और लोगों के सामने आ रही है। अच्छा, मैं ये ग्रीनलैंड के बारे में पूछना चाहता हूं। देखिए, अब से पहले लंबे अरसे तक नेटो के नाम पर वेस्ट जब कहा जाता था, अब से पहले वेस्टर्न कंट्रीज, तो उसमें अमेरिका प्लस यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आते थे। अब ये वेस्ट का ब्लॉक कहां चला गया? अब क्या होगा? ये जो छोटे छोटे यूरोपियन मुल्क हैं, जो हमारे दिल्ली और यूपी और बिहार इस साइज के भी नहीं है, इनसे भी छोटे हैं, ये जो पूरी दुनिया में हुकूमतें करते थे, शाही जिंदगी गुजारते थे, अब इनका क्या हाल होने वाला है? यूरोप ने तो अपने आप पे ऐसी ऐसी खुलाड़ियां मारी है। ये पूरे पाप में भी शामिल है, पूरे लूट में भी शामिल है। अफ्रीका का लूट, अरब देशों का लूट, साउथ अमेरिका का लूट बराबर से अमेरिका के पार्टनरशिप में चले। मगर अभी अमेरिका की गुंडागर्दी देश के अंदर भी पहुंच चुकी है अमेरिकी लोगों के खिलाफ, क्योंकि जो आप वॉर बाहर लेके जाते हो वो वॉर आपके घर आती है। और वैसे ही बिल्कुल। वॉर अभी यूरोप तक पहुंच चुकी है। ओके, तो पॉइंट इज कि मैंने वही कहा कि यूरोप और रशिया को एक तालमेल बना लेना चाहिए। यूक्रेन का वॉर खत्म करो और रशिया के साथ तालमेल करके, चीन के साथ तालमेल करके वो लोग को ग्रीनलैंड बचाना चाहिए। ओके, क्योंकि आज ग्रीनलैंड अमेरिका का सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। वो कल फिनलैंड और स्वीडन को भी ले लेगा। भाई ये सब मेरे सिक्योरिटी का, वो किसी देश पे भी हाथ रख सकता है, जैसी परिस्थिति बन चुकी है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये बात है। दूसरी जो बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट और सेकंड अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है, उस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। ओके, और दूसरा है राइट टू बेयर आर्म्स। मगर मैं आज करूंगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि हुआ क्या है, जूइश लॉबी ने पूरे के पूरे अखबार, टीवी चैनल सब खरीद लिए है। मगर सोशल मीडिया भी आज भी जो वातावरण है एंटी इजराइल है, वहीं से नैरेटिव टूटा उनका गाजा के कारण। पोम्पियो ने स्टेटमेंट दिया कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो गाजा के विक्टिम्स के बारे में पूरा ब्लैकआउट करो। आप सोचो वो क्या बोल रहा है। ठीक है, दूसरा उनका बोलना है कि सोशल मीडिया नैरेटिव को अभी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट है एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस पर चेक्स एंड बैलेंस लाने पड़ेंगे। तो इसराइल का क्रिटिसिज्म को लेकर आज अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच का भयंकर पोजीशन बन चुका है। आपको कल का एग्जांपल दे दूं। कल मायामी में एक एक राइटर ने लिखा वहां के गवर्नर के मेयर के खिलाफ, मार्क स्टाइन के खिलाफ। पुलिस उसके घर पे आ गई कि तुमने मेयर के खिलाफ लिखा है। और ये जो मेयर है स्टाइन, वो बहुत ही करप्ट आदमी है, सेक्सुअल स्कैंडल्स में फंसा पड़ा है। ओके, मगर उसके खिलाफ लिखा तो तुम्हारे घर तक पुलिस आ गई। ये अमेरिका का हाल है। ओके, तो आप इसराइल के खिलाफ लिखोगे तो आपका फेसबुक, वो तो हमको पता है, मगर अभी तो घर तक पुलिस आ रही है। सिर्फ इतना नहीं कि आपका एल्गोरिथम डाउन होगा और आपको कम लोग देख पाएंगे, आपके घर पे पुलिस आ रही है आपके फेसबुक पोस्ट के कारण, आपके ट्विटर पोस्ट के कारण। ओके, इतना डेस्परेट हो गया है जूइश लॉबी वहां का, वो लोग कंटेन नहीं कर पा रही चीजों को। ओके, तो टकर कार्लसन को टारगेट, कैडेन सोवेंस को टारगेट, धमकियां मारने की, क्या क्या नहीं हो रहा है अमेरिका में। ओके, मगर एंटी जूइश मामला थम नहीं रहा है। जैसे इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जैसे बोंडा बीच अटैक हुआ, ये साल में अमेरिका में बहुत बड़े आतंकवादी हमले की गुंजाइश मुझे तो बहुत स्ट्रांगली लग रही है। क्योंकि सीआई का जो चीफ है जॉन रैटक्लिफ, उनका अपॉइंट ही है। कैश पटेल एफबीआई का चीफ, उनका अपॉइंट ही है। डीप स्टेट आज मोसाद पूरा कंट्रोल कर रहा है, और एप्स्टीन फाइल के माध्यम से टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, लिंडसे ग्राहम और इस किस्म के जो बेवकूफ किस्म के लीडर्स है, सब उनके कंट्रोल में, ट्रंप ही उनके कंट्रोल में है। तो ये परिस्थिति है। लिंडसे ग्राहम ने तो कोई मजहबी जंग की बात भी कह दी है। वो क्या कुछ है? वो बिल्कुल रिलीजियस वॉर की बात कहना शुरू कर दिया उन्होंने। जो लोग ईरान को मजहबी देश बोलते हैं, मेरा बोलना है कि अमेरिका उससे 100 गुना ज्यादा मजहबी देश है। अनडिक्लेयर थियोक्रेसी अमेरिका। ईरान तो डिक्लेयर थियोक्रेसी है, अमेरिका तो अनडिक्लेयर थियोक्रेसी है। ओके, और उसमें जो जूइश ज़ायनिस्ट लॉबी है और जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट लॉबी है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट लॉबी तो मूर्खों की भरी पड़ी है। ओके, लिंडसे ग्राहम उनका सबसे बड़ा लीडर है। लिंडसे ग्राहम के दो कनेक्शन है इसको, एक तो इजराइल का पैसा बहुत मिलता है।
हम्म, और दूसरा एप्स्टीन फाइल में ये भी लगा है। हम्म, इसने भी छोटी छोटी लड़कियों के साथ वो सब नीच हरकतें की है। हम्म, इसलिए लिंडसे ग्राहम से जो बुलवाना है, लिंडसे ग्राहम भी पहले से चिल्ला रहा है कि हम्म, ईरान पे हमला करो। अभी भी जो ट्रंप ने बोला हमला मत करो, तो लिंडसे ग्राहम बोला तुमने गलती की है। ओके, हम्म, तो पॉइंट इज लिंडसे ग्राहम। और एक अच्छी खबर है पैलेस्टाइन से। हम्म, जो ओरिजिनल चर्च है दुनिया का, वो तो पैलेस्टाइन का ही है, हम्म, क्योंकि जीसस क्राइस्ट पैलेस्टाइन थे। ठीक है, बिल्कुल। तो वापस इस बार जो उन्होंने 2006 में एक बार बयान निकाला था, मगर वापस सभी चर्चेज ने पैलेस्टाइन के बयान निकाला है कि क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन जायनिज्म का दूर दूर का संबंध नहीं है। क्रिश्चियन जायनिज्म हमारे धर्म के खिलाफ है, वो ईसा मसीह के खिलाफ है। हम्म, और इस बार आई थिंक क्रिश्चियन वर्ल्ड पहले से ज्यादा ये बातें समझ रही है। ओके, हम्म, तो वहां के जो क्रिश्चियन लीडर्स है, जो पास्टर्स है, नई मतीक है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्रिश्चियन लीडर्स है, आज उन्होंने बहुत मेहनत भी की है और आज उनकी बातें क्रिश्चियन वेस्टर्न क्रिश्चियन वर्ल्ड, खासकर अमेरिका में वो बातें जा रही। इसलिए अमेरिका में क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत बड़ा ब्रेक आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन अभी एंटी इसराइल होते जा रहे हैं, क्योंकि टकर यानी कार्लसन ने यानी सिंपल या, यानी अब जो है वो जो जायनिस्ट ज्यूज और जायनिस्ट क्रिश्चियन, वो दोनों ही एक तरह से उनके खिलाफ माहौल बन रहा है पूरी दुनिया में। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा है। और हम तो मुस्लिम जायनिस्ट्स को भी उसी के साथ जोड़ करके देखते हैं। एग्जैक्टली जो जो सऊदी एग्जैक्टली ब्रांड ऑफ इस्लाम जो है, जो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम, मैं जायनिस्ट सिंक्ड ब्रांड ऑफ इस्लाम मैं समझता हूं, उसका भी जी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जवाल आना शुरू होगा इस जायनिज्म के पूरे टोले से, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो। अच्छा, अब मैं चलना चाहे वो चाहता हिंदू हूं। हो, चाहे जी, वो हिंदू हो, हिंदू जायनिस्ट भी है। बिल्कुल हिंदू जायनिस्ट भी है, यकीनी तौर पर आरएसएस जो है वो हिंदू जायनिस्ट ही है। आमतौर पर आमतौर पर हिंदू धर्म को बहुत सॉफ्ट, नरम दिल माना जाता रहा है हमेशा, लेकिन इस वक्त उन्होंने जो इमेज बनाई है हिंदुत्व के नाम पर, वो वाकई वही जायनिस्ट हिंदुत्व है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, भारत का क्या होगा, मोदी जी का क्या होगा। वहां से तो पता चला कि ट्रंप एप्स्टीन में फाइल में फंसे हुए होने की वजह से सारी गलतियां कर रहे हैं एक के बाद एक। नेतन्याहू वहां करप्शन चार्जेस में फंसे होने की वजह से वो जंगें जारी रखना चाहते हैं। तो वो तो तबाही का पूरा इंतजाम वहां तो है। भारत में मोदी जी कहां पहुंचाएंगे देश को, कि किस तरफ है हम क्या ब्रिक्स में हैं, चीन के साथ हैं, चीन के खिलाफ हैं, दुनिया में कहां खड़े हैं हम लोग। वहां जाने के पहले और एक बात जोड़ दूं कि ट्रम्प का ये जो हाइपर मैस्कुलाइन ऑल ऑफ सडन जो हो गया ना, जो अमन की बात कर रहा है, मेरे आने के बाद कोई जंग नहीं होगी, हाँ, वो 7 देशों पे बॉम्बिंग कर रहा है और पता नहीं और कितने देशों पे बॉम्बिंग की प्लान चल रही है। तो एप्स्टीन फाइल के कारण उसको जो पूरा हेडलाइन बदलना था और उसको बताना था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम्म, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मतलब वापस वो मसल वाला ट्रम्प। ओके, हम्म। तो इसलिए नहीं, ग्रीन उसने लैंड नहीं इसलिए उसने उसने एक और ऐलान किया है अभी 2 दिन पहले। ये जहां से नोबल इनाम का ऐलान होता है, क्या वहां के प्राइम मिनिस्टर से, क्या नाम है, कौन सा मुल्क है, नॉर्वे, कौन सा मुल्क है, हाँ, नॉर्वे उस नॉर्वे का नॉर्वे नॉर्वे का नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर से मिलकर के ये कहा कि चूंकि तुमने मुझे पीस अवार्ड नहीं दिया, मैं पीस के लिए कमिटेड नहीं हूं, कोई मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं अमन के लिए काम करूंगा। अब वो तो खुल बराबर। करके कह रहा है। जी, अब भारत की तरफ आते हैं। क्या क्या लग रहा है, मोदी जी कहां लेकर के जाएंगे देश को। देखो, मैंने कहा पहले ही कहा कि चाबार पोर्ट से हटना भारत के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस है। हम्म, वो इतना इंपॉर्टेंट रूट है, हमारा संबंध ईरान के साथ और पूरे सेंट्रल एशिया के साथ और रशिया के साथ। वो हम्म, पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर की बात है। हम्म, हमें रेल रोड का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ईरान के साथ मिला था, और रास्ते का पूरा जो रास्ता है अफगानिस्तान के लिए भी, और पूरे हाँ, सेंट्रल एशिया से लेकर रशिया तक का, हम्म, वो हम लोग की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक हार है, वो मोदी के कारण हुई है। हम्म, ठीक है, और दूसरा मुद्दा है कि जो नेवल एक्सरसाइज, हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स है ये साल, हमको हम्म, लीडरशिप देनी थी ब्रिक्स की। और जो बिल्कुल पहली बिल्कुल। नेवल एक्सरसाइज हो रही है साल की, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है, और एमईए कारण भी नहीं दे पा रहे ऑफिशियली। हाँ, आप स्टेटमेंट देखिए, कोई कारण भी नहीं दे पा रहा है। वेनेजुएला को लेकर इतना बड़ा कांड हो गया, मादुरो को उठा कर लेके गए, और अमेरिका का नाम तक नहीं है एमईए के स्टेटमेंट में। तो हम्म, इतनी वीक भारत की इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन रिलेशन की लीडरशिप हम्म, आजादी के बाद, या आजादी के पहले भी नहीं थी, आजादी के बाद भी इतनी नहीं है, जो 56 इंच छाती ने आज हम लोग को 6 इंच तक पहुंचा दिया है। हम्म, ओके, तो पॉइंट इसके जितनी इनकी
गुंडागर्दी चल रही है वो देश के अंदर, मुसलमानों को मारो, दलितों को पीटो, औरतों के साथ जो सलूक हो रहा है, बीजेपी के और मेंबर बोलते हैं कि इतना बुरा हाल होता है हमको टिकट के टाइम पे, या जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है पार्टियों में, बीजेपी में खास करके, तो पूरा का पूरा जो उनका जो मर्दांगी है ना, वो पूरे भारत के अंदर भी आएगा, आ ही रहा है। ओके, तो इंटरनेशनल स्तर पे उनका कोई रोल नहीं है मोदी का। ओके, और अंदर वो ज्यादा उनका आक्रमण माइनॉरिटीज पे, दलितों पे, औरतों पे, SC ST पे वगैरह पे बढ़ने वाला है। और ये जो मैनेजमेंट है वो मीडिया मैनेजमेंट है और इलेक्शन मैनेजमेंट है। वरना अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो मोदी 2019 और 24 में नहीं आने वाला था। ओके, ना हरियाणा में सरकार, ना महाराष्ट्र में सरकार, ना छत्तीसगढ़, ना मध्य प्रदेश, कहीं भी लॉजिकली स्पीकिंग इतना भ्रष्टाचार। मैं आज गोवा में बैठा हूं, तो गोवा में तो मैंने बीजेपी के लीडर का स्टेटमेंट देखा टीवी पे कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो अनलिमिटेड लूट है। भारत का एक्सचेकर मतलब 255 लाख करोड़ हम लोग का अभी हम लोग का कर्जा बढ़ गया है। जो कांग्रेस के जमाने में 55 लाख करोड़ था वो 5 गुना ज्यादा हो गया है। ओके, और ये पैसा जितना लूट रहे वो इलेक्शन में लगाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में तो कैंडिडेट्स को 5-5 करोड़ दे रहे थे, जिसने ले लिया एक तो मार डाला। ओके, तो पैसा लेते हैं जनता में, इलेक्शन के टाइम पे देते हैं, 5,000 दिया तो बाद में 50,000 करोड़ कमाना है। ये सब मामला है इनका। तो राइट नाउ इसलिए बहुत बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। ये पूरे इलेक्शन प्रणाली वापस ट्रांसपेरेंट और फ्री नहीं हुई तो इस देश में कोई राजनीतिक भविष्य, कोई राजनीतिक दलों का है ना जन आंदोलन का है। बिल्कुल दैट इज द बेसिक पॉइंट। इसमें एक चीज और हुई है बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं तो पहले दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब से मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने सारी कैबिनेट के जो मिनिस्ट्रीज हैं अलग अलग, उनके सब बड़े फैसले अपने यहां रखे। मैं तो इसे इस तरह से देख रहा हूं कि खुद बीजेपी के जो कैबिनेट के लोग हैं या MPs हैं, वो भी अंदर अंदर परेशान है, क्योंकि करप्शन भी सेंट्रलाइज हो गया है। करप्शन भी सेंट्रलाइज हो गया, वो एक ही जगह पैसा आता है। वो उसके बाद कहां कहां मजबूरी में देश को झुकना पड़ता है, वो आपने बताया कि किस तरह से लेबनान की बात करनी होगी, क्योंकि अभी बहुत प्रेशर आ रहा है हिजबुल्लाह पे, उसको डिसआर्म करने के लिए। हिजबुल्लाह डिसआर्म होगा नहीं। ओके, मगर सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर भी बोले कि वो तो करना होगा। और ट्रंप ने तो 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी कि उसके बाद हिजबुल्लाह, मगर कर नहीं पा रहे, वो अलग बात है, उसको डिसआर्म करेगा कौन। मगर सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने यहां तक बोला कि अगर सिविल वॉर होती है लेबनान पे, हो जाने दो। तो सऊदी का फॉरेन मिनिस्टर वहां के बोले, मगर वहां का सुन्नी, शिया और क्रिश्चियन कोई सिविल वॉर लेबनान में करने वाले है नहीं। ओके, तो हिजबुल्लाह ताकतवर था, ताकतवर है, और ताकत उसकी बढ़ती जाएगी। और उसके साथ ये भी हम लोग देखें कि सीरिया का जो पूरा सिचुएशन है वो इतना सिविल वॉर वाली ही सिचुएशन है वहां। कुर्द और सीरियन आर्मी और अलेप्पो से लेकर रका, वो सब वॉर। इसलिए ईरान के लोग देख रहे कि जब ये हो जाती इनके सरकार आ जाती है, जोलानी फोलानी टाइप लोग, या लिबिया में जो है, तो उसके बाद ये देश टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, सिविल वॉर हो जाती है। इसलिए ईरान की जनता बहुत ही समझदार है, पॉलिटिकली बहुत ही अवेयर है। हमें अपनी सरकारों के साथ गिला शिकवा है जिसके सबकी होती है, मगर ये देश टूटेगा नहीं और हम लोग एक साथ खड़े रहेंगे। ये ईरान के लोगों ने बहुत बड़ा संदेशा दिया है। ये ईरान के लोगों ने बहुत बड़ा संदेशा दिया है। उन्होंने देखा है कि क्या क्या हाल हुआ है सीरिया में, लीबिया में, और वो लेबनान में भी वही कर रहे हैं। लेबनान का प्रेसिडेंट अब कह रहा है कि नॉर्थ ऑफ वो जो नदी है लिटानी, उसके नॉर्थ में भी हथियार छीनने होंगे हिजबुल्लाह के, और वहां कोई उस किस्म का कोई हिजबुल्लाह की तरफ से कतई झुकने का कोई इशारा नहीं है। तो जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही अपने ही मुल्क के खिलाफ बोलने लगे तो वो जरा ज्यादा मुश्किल हो जाती है लड़ाई, और ऐसी हालत ही लेबनान में अब नजर आ रही है। अब आखिर में 3-4 मिनट में मैं चाहूंगा कि पूरे इन हालात को अगर आप समराइज करें, आज की सूरत हाल को, पूरे वेस्ट एशिया और वेस्ट एशिया पर ट्रंप का जो कुछ कारनामों का असर है, उसे थोड़ा सा समराइज कर दें आखिर में, तो लोगों को ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाए। जी, ट्रंप खुद बड़े क्राइसिस में एप्स्टीन फाइल के कारण, इसलिए लैशिंग आउट। वेनेजुला में वो गया, मगर वहां एक अमेरिका का सोल्जर नहीं है। आज भी वेनेजुला की सरकार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है, और निगोशिएशन होंगे, और उसे निगोशिएशन से वेनेजुला ही मजबूत निकलेगा।
ठीक है। ग्रीनलैंड का भी जो परिस्थिति है उससे यूरोप और अमेरिका डिवाइड होने वाला है, नेटो टूटने वाला है अगर वही दिशा में परिस्थिति बढ़ी। और इसमें सबसे बड़ा गेनर तो चीन है, क्योंकि चीन अपना सिल्क रोड का काम, अपना साउथ अमेरिका में ब्रिज बनाना, रास्ता बनाना, मैसिव काम चाइना का चल रहा है, जो अमेरिका की औकात नहीं है उसके साथ मैच। अमेरिका के पास एक ही ताकत बची हथियारों की, तो हथियार लेकर ही सब जगह जा रहा है, मगर वीक टारगेट ढूंढ रहा है, कोई बड़ी टारगेट ढूंढ नहीं रहा है। चीन के साथ वॉर कर ले या रशिया के साथ डायरेक्ट वॉर करके तब माने भाई, ओके, मगर वो तो उसकी औकात है नहीं। पहले से वो छोटे छोटे टारगेट को ही कर रहा है। तो ट्रंप का ये है कि उसकी पॉलिटिकल परिस्थिति अमेरिका में वीक होती जा रही है। नवंबर मिड टर्म में डेफिनेटली वो हारने वाला है। जूइश लॉबी अमेरिका में वीक हो रही है। नेथन्याहू पहले से बहुत ज्यादा वीक है इजराइल के अंदर, इसलिए वो उसके अक्टूबर में इलेक्शन है, नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन है। इसलिए मेरा मानना है कि यह बड़ा आतंकवादी हमला करवाया जाएगा अमेरिका में, ताकि ट्रंप को फिर छूट मिले ईरान पे हमले की। या ट्रंप बहुत ही वीक साबित हो रहा है तो ट्रंप को ही खत्म करके, असैसिनेट करके बाद में अमेरिका के माध्यम से वॉर करवाएंगे। क्योंकि कोई बड़ी घटना होगी तभी अमेरिका उतर पाएगा, तभी इजराइल उतार पाएगा अमेरिका को ईरान के खिलाफ। क्योंकि अमेरिका में बहुत बड़ा वातावरण बन चुका है इजराइल के खिलाफ, वो बनते जा रहा है। और एक छोटा एग्जांपल दे दूं, फ्लोरिडा के कानून में लिखा है कि एक ही कंट्री है दुनिया में जहां फ्लोरिडा का पैसा बॉन्ड्स में जाएगा। $358 मिलियन फ्लोरिडा ने सरकार ने इन्वेस्ट किए इजरायली बॉन्ड में, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी जो गवर्नर के इलेक्शन आ रहे हैं, जो फिशबैक करके है, वो बोला कि मैं आऊंगा तो वो पूरा कैंसिल होगा। क्लियर कट अभी चुनौती मिल रही है इजराइल लॉबी और एपेक को, ओके। और जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, वेस्ट एशिया की बात है, ईरान पहले से बहुत मजबूत है। इराकी हस्टल शाह भी मजबूत है। वैसे वहां की सरकार बोली अभी अमेरिका का बेस हट गया है तो कोई प्राइवेट मिलिशियाज की जरूरत नहीं, मगर वो सब चलता रहेगा। तो यहाँ का जो पूरा ईरान बैक्ड अलायंस, और कोई प्रॉक्सी नहीं है, सब इंडिपेंडेंट फोर्सेज है, ऑटोनोमस है, वो अपनी देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, ओके। तो ये सब अपना टाइम देख रहे हैं, हमास भी अपना टाइम देख रहा है। हम लोग इतना समझे कि वो जहां भी वीक हो, हमास को तो हरा ही नहीं पाए, हमास को जरा भी नहीं हरा पाए। तो हमास, हिजबुल्ला, इराकी मिलिशियाज, ईरान और हूती, ये सब के सब। और एक अच्छी बात है कि सऊदी और यूएई के बीच में दरार आई है। सऊदी और ईरान को जो चीन साथ में लाया था उसका एक रिजल्ट भी आ रहा है, ओके। और क्लोजर कोऑर्डिनेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज ऑन सिक्योरिटी इश्यूज हो रहा है, खास करके कतार के हमले के बाद, ओके। तो अगर तुर्की, ईरान और सऊदी, इजिप्ट, ये सब देश जरा और भी मजबूती से आगे आए तो ये इलाके में जो चेंजेस आने वाले अगले 3 साल में मैं तो देख रहा हूँ। क्योंकि नेथन्याहू ने, मैं बोलता रहा कि जितना कट्टर यहूदी सरकार आएगा, जितना कट्टर और करप्ट यहूदी सरकार आएगा, इससे इजराइल गिरेगा और इजराइल इम्प्लोड हो रहा है, ओके। और आखिर में साथियों, भारत को लेकर ये गंभीर परिस्थिति है कि ब्रिक्स की लीडरशिप होते हुए भी हम लोग नेवल एक्सरसाइज में नहीं है। और चाबार पोर्ट से पूरा का पूरा मोदी हट चुका है ना। ईरान से हम लोग तेल ले रहे हैं, अमेरिका का तेल लेना होगा और महंगा लेना होगा। और ये जो परिस्थिति बन रही है मोदी की सरकार के कारण, आज इंडिया इंटरनेशनली बहुत ही वीक और आइसोलेटेड हो गया है। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही नतीजे तक आपने पहुंचाया और पूरी दुनिया के हालात को एक तरह से समराइज किया। जो आप वो बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका में कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है, वो तो मोसाद एंड कंपनी ने ट्रंप से पहले ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन भी ले लिए हैं कि अगर मेरा कुछ हुआ, मुझ पर अगर हमला हुआ तो इसका जिम्मेदार ईरान होगा और ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। तो वो तो फॉर्मूला पहले ही ट्रंप साइन कर चुके हैं। वो बहुत मुमकिन है आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, दूरअंदेशी के साथ चीजों को समझ करके, जिस तरह से फिरोज मीठी बोरवाला साहब दुनिया के वाकयात को बता रहे हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने समझने के लिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।